सौतेली माँ और जादुई सोने की सैंडल। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक छोटे से गांव में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी के पिता सोहन शहर में काम करते थे, इसलिए वो घर पर बहुत ही कम रहते थे और काम के सिलसिले से बाहर ज्यादा रहते थे। और यही कारण था कि नंदिनी का जुड़ाव अपने पिता सोहन से ज्यादा अपनी माँ देवकी से था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और देवकी भी नंदिनी को अपनी जान मानती थी। परंतु फिर कुछ ऐसा होता है जो नंदिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। गांव में एक महामारी फैल जाती है और कई गांव वालों सहित नंदिनी की मां की भी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर सोहन नंदिनी को गांव से शहर बुला लेता है और अब वो लोग शहर में ही रहने लगते हैं। परंतु अपनी मां को खो देने का सदमा नंदिनी के लिए बहुत गहरा था, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती थी। बस अपने कमरे में पड़े पड़े अपनी माँ की तस्वीर ही देखती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा नंदिनी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम ना ढंग से खाना खाती हो, ना ढंग से पानी पीती हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरी माँ को वापस ले आइए। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। काश मैं ऐसा कर पाता बेटा। लो। ऐसा कहकर सोहन नंदिनी के कमरे से बाहर आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर वो ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तभी उसका दोस्त सोहन से कहता है, देख सोहन, जो भी हो रहा है उसमें तेरी गलती है। मेरी गलती? मैं कुछ समझा नहीं। सोहन, तू तो जानता है कि नंदिनी गांव में पली बढ़ी है और हमेशा से ही वहाँ रही है। अब एक तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई और ऊपर से तू उसे उसकी जड़ों से निकालकर यहाँ एक नई जगह ले आया। अब तू ही बता, वो यहाँ इतनी जल्दी एडजस्ट कैसे कर पाएगी? और ऊपर से तू भी काम में बिजी रहता है। वो बेचारी पूरे दिन घर पर अकेली रहती है। बात तो तेरी सही है, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी बात मान तो अपने गांव में ही किसी से शादी कर ले और नंदिनी को भी वापस गांव भेज दे। इससे होगा ये कि वो अकेली नहीं रहेगी, उसे एक माँ मिल जाएगी और साथ ही साथ वो वातावरण वापस मिल जाएगा जिसमें वो रहती थी। इससे शायद उसकी हालत में सुधार आ जाए और वो अपने सदमे को भूल पाए। तेरी बात में तो दम लगता है। थैंक यू यार, तूने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसके बाद अपनी दोस्त की बात मानकर सोहन नंदिनी को गांव ले जाता है और फिर अपने रिश्तेदारों की मदद से एक कामिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। कामिनी की भी नंदिनी जितनी ही शिखा नाम की बेटी थी। सोहन को लग रहा था कि दूसरी शादी करने के बाद अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कुछ दिनों तक तो वो गांव में रहता है और फिर जब उसे काम के लिए शहर जाना होता है तो वो कामिनी को अपने पास बुलाता है और कहता है, कामिनी, तुम तो जानती ही हो मैंने ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि नंदिनी के लिए की है। उसे माँ की जरूरत है। वो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी उभर नहीं पाई है। मैं चाहता हूँ तुम उसे इतना प्यार दो कि वो सब कुछ भूलकर वापस से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लग जाए। आप चिंता मत कीजिए। जैसे मैं अपनी बच्ची शिखा को रखती हूँ, वैसे ही मैं नंदिनी का भी ध्यान रखूंगी। वैसे आप कितने दिन के लिए शहर जा रहे हैं? दिन के लिए नहीं, महीने के लिए। यही कोई 4-5 महीने लग जाएंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं पैसे मनी ऑर्डर करके भेजता रहूँगा। ठीक है, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद सोहन काम के लिए शहर निकल जाता है और अब कामिनी अपना असली रूप दिखाती है। वो सीधे नंदिनी के कमरे में जाती है। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए रो रही होती है। तभी कामिनी उस तस्वीर को लेकर जमीन पर फेंक देती है और नंदिनी से कहती है, बहुत हो गया रोना धोना और बहुत कर लिया तूने आराम, लेकिन अब तुझे इस पूरे घर का काम करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने तेरा ध्यान रखने के लिए तेरे बाप से शादी नहीं की थी। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे बैठा कर खिला सके। अब सुन, मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए अब से पूरे घर का काम तू करेगी। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ। लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मैं कभी रसोई में नहीं गई। अगर नहीं गई है तो अब जाना पड़ेगा और खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा, वरना तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तेरा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारी नंदिनी जो पहले से ही सदमे में थी,
वो कामिनी की बातें सुनकर डर जाती है और कामिनी का दिया हुआ सारा काम करने लग जाती है। कामिनी उसे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, जंगल से लकड़ियाँ लाना, पशुओं को चराना, हर एक काम करवाती है। और जब शाम को नंदिनी खाना मांगती है तो कामिनी कहती है, काम एक पैसे का नहीं किया और आ गई खाना मांगने। चल ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा दया भावना है, इसलिए मैंने तेरे लिए कल की सूखी रोटी निकाल कर रख दी है, जा खा ले। पर माँ, सूखी रोटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। अगर गले से नीचे नहीं उतरती है तो फिर भूखे मर। बेचारी नंदिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन जब नंदिनी उठती है तो देखती है कि उसकी अलमारी में कपड़े नहीं है, बस उसके बेड पर एक फटी पुरानी सी फ्रॉक पड़ी है। वो इन सब के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है और कहती है, बहुत जी ली तूने शहजादी वाली जिंदगी, लेकिन अब तुझे इस घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। तेरे सारे कपड़े मैंने अपनी बेटी को दे दिए हैं और अब तुझे ये फटी पुरानी फ्रॉक पहनकर ही काम चलाना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो सारे कपड़े मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए थे। उन कपड़ों में मेरी माँ की यादें हैं। मेरे आगे ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रॉक पहन और जल्दी से नाश्ता बना, मुझे और शिखा को भूख लगी है। बेचारी नंदिनी क्या करती, कामिनी के आगे उसकी एक नहीं चलती है। वो उस फटी पुरानी फ्रॉक को पहन लेती है और सारे काम करने में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और नंदिनी की हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं और ढंग से खाना न मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती है। तभी एक दिन शिखा नंदिनी से कहती है, अरे ओ नंदिनी की बच्ची, इधर आ। हाँ बोलो शिखा। मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है और तुझे भरपेट खाना खाना है। मैं तुझे ताज़ा ताज़ा भरपेट खाना दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। शिखा की बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कई दिन से ढंग से खाना नहीं खाया होता। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, तुम्हारे जूते चमका सकती हूँ और तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ पैर भी दबा सकती हूँ। बताओ क्या करना है? नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। मुझे मेरी फ्रेंड की बहन की शादी में जाना है और मेरे पास मेहंदी नहीं है। मैंने सुना है पीछे वाली पहाड़ी के जंगलों में बहुत सारे मेहंदी के पेड़ हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाओ और उस मेहंदी के पेड़ से पत्तों को तोड़कर यहाँ ले आओ। ये तुम क्या कह रही हो शिखा? तुम जानती हो ना, वो रास्ता बहुत ज्यादा कटीला है। उस रास्ते पर चलकर तो हर किसी के पैर इतने कटफट जाते हैं कि वो हफ्तों तक चल नहीं पाता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने ये काम तुझे बोला है। अब ये तुझ पर डिपेंड करता है, तुझे करना है या नहीं, क्योंकि ताज़ा खाना तो अभी भी तैयार रखा है। नंदिनी, जिसे इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं मिला था, वो खाने की बात सुनकर हाँ कर देती है और उन कटीले जंगलों में चली जाती है। जैसे ही नंदिनी कटीले जंगलों में पहला कदम रखती है, उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और आगे चलते चलते उसका पैर कांटों से भर जाता है। उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है, परंतु वो फिर भी नहीं रुकती और मेहंदी के पेड़ से बहुत सारे पत्ते तोड़ लेती है और फिर वापस आने लगती है। परंतु तभी उसका पैर फिसल जाता है और इतनी दूर से लाए हुए सारे पत्ते नदी में बह जाते हैं। ये सब देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये पत्ते मैं कितनी मेहनत से लेकर आई थी, इनके चक्कर में मेरे पैरों की ये हालत हो गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वापस जा सकूं, लेकिन अगर मैं खाली हाथ गई तो शिखा मुझे कुछ भी नहीं देगी। नंदिनी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया बहुत ही ज्यादा सामान हाथों में उठाकर वहाँ से जा रही है। इतना सारा सामान उठाने की वजह से वो बुढ़िया पूरे तरीके से झुक चुकी थी। उस बुढ़िया की हालत देखकर नंदिनी उसके पास जाती है और कहती है, लाओ अम्मा, एक थैला मुझे दे दो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं इतने रास्तों से होकर गुजरी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। परंतु तुम्हारे पैरों में इतनी चोट लगी है, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो। आप मेरी दादी की उम्र की हैं और आपको इतना बोझ उठाते हुए मैं नहीं देख सकती।
चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद नंदिनी उस बुढ़िया का सामान लेकर उसे उसकी झोपड़ी तक पहुँचा देती है। नंदिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बुढ़िया कहती है, वैसे बेटा तुम्हारे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी? इसके बाद नंदिनी शुरू से लेकर अंत तक उस बुढ़िया को सारी कहानी बता देती है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बुढ़िया अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से सोने जैसे चमकती हुई सैंडल निकालती है और उसे नंदिनी को देते हुए कहती है, बेटा ये जादुई सोने की सैंडल है। ये मुझे एक साधु महाराज ने दी थी। ये बहुत ही चमत्कारी और जादुई है। इसे पहनते ही तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे और इस जादुई सोने की सैंडल से तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी और ये तुम्हारे हर काम में भी तुम्हारी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। उस बुढ़िया का धन्यवाद करके नंदिनी घर आने लगती है। तभी उसे मेहंदी के पत्तों का ध्यान आता है। मैं तो मेहंदी के पत्ते लिए बिना ही जा रही हूँ। अरे हाँ, इस जादुई सोने की सैंडल का इस्तेमाल करके देखती हूँ। हे जादुई सोने की सैंडल, कृपया करके मुझे कुछ मेहंदी के पत्ते दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही उसके हाथ में ढेर सारे मेहंदी के पत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें ले जाकर शिखा को दे देती है। अरे यार नंदिनी, तू भी बड़ी बेवकूफ है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच में खाना देने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मुझ पर विश्वास करके। चल अब निकल यहाँ से। नंदिनी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में आ जाती है और उस जादुई सोने की सैंडल से ढेर सारा खाना मांगकर कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। उस जादुई सोने की सैंडल की मदद से नंदिनी का काम चुटकियों में ही हो जाया करता था और उसे कामिनी और शिखा से खाना मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर ऐसी ही एक दिन कामिनी और शिखा आपस में बातें कर रही होती है। बहुत दिन से देख रही हूँ इस नंदिनी की बच्ची को। हम इसे दिन में केवल एक ही रोटी देते हैं और वो भी रूखी सूखी। इससे एकदम मजदूर जैसा काम कराते हैं। इसके बाद भी इसके चेहरे पर एक भी शिकन दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि जैसे इसके बदले कोई और काम करके चला जाता हो। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा हमें। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब तो मैंने भी नोटिस किया है। चलो इस मनहूस पर नजर रखते हैं। इसके बाद कामिनी और शिखा नंदिनी पर नजर रखने लग जाते हैं और फिर कुछ ही देर में उन्हें जादुई सोने की सैंडल का राज पता चल जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों देखते हैं कि नंदिनी अपने कमरे से बाहर गई है, तो वो नंदिनी के कमरे में जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो चीज जिसकी वजह से ये नंदिनी इतनी आसानी से सब कुछ कर लेती है। माँ, ये सैंडल तो सोने की लग रही है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है। लाओ मैं इसे पहन कर देखती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पहन ले। अब से ये तेरी ही है। उस मनहूस को तो मैं देख लूंगी। जैसे ही शिखा वो सैंडल पहनती है, वो नाचना शुरू कर देती है और बहुत जोर जोर से नाचने लगती है। अपने कमरे से ऐसी आवाज सुनकर नंदिनी दौड़कर वहाँ जाती है और ये सब नजारे देख लेती है। ये सब क्या हो रहा है? मनहूस कहीं की, तूने इस सैंडल में क्या जादू कर दिया जो इन्हें पहनकर मेरी बेटी नाचने लग गई और रुक ही नहीं पा रही है। इससे पहले कि नंदिनी कुछ बोलती, उस जादुई सोने की सैंडल में से आवाज आती है, अब तेरी बेटी कभी भी नहीं रुकेगी। वो इसी तरह नाचती रहेगी और नाचते नाचते एक दिन मर जाएगी और यही तेरी और तेरी बेटी की सजा है। हे जादुई सैंडल, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आँख के बदले आँख ले ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए कृपया करके शिखा को छोड़ दीजिए। नंदिनी के इतना कहते ही वो सैंडल रुक जाती है और सैंडल के साथ साथ शिखा भी रुक जाती है। परंतु नंदिनी के अंदर की दया भावना देखकर कामिनी और शिखा का मन पिघल जाता है और वो दोनों नंदिनी से तहे दिल से माफी मांगती है। नंदिनी भी उन दोनों को बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है और उस दिन के बाद से कामिनी, नंदिनी और शिखा दोनों को एक समान प्यार करने लगती है।
और शिखा भी नंदिनी के साथ बहन जैसा व्यवहार करने लगती है और वो लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। परी देश में मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ रहती थी। मोहिनी परी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी जहां वो परियों का मेकअप करके पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी मोहिनी से मेकअप कराती है और कहती है, मोहिनी, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। अगर तुमने मेरा अच्छा मेकअप किया तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। ऐसा कहकर रानी परी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी के पार्लर से थोड़ी ही दूरी पर रुचि नाम की एक परी रहती थी। उसका भी एक ब्यूटी पार्लर था। मोहिनी के पास रानी परी आती देख वो बहुत चिढ़ती है। अरे, मोहिनी परी का तो पार्लर दिन प्रतिदिन फेमस होता जा रहा है। अब तो रानी परी भी इसके पास मेकअप करवाने आती है। इसे बर्बाद करने के लिए मुझे कोई न कोई तरकीब लगानी ही होगी। फिर उसी रात रुचि परी मोहिनी परी के पार्लर में चोरी से घुस जाती है और सारे मेकअप के सामान में भूतिया राख मिला देती है। कुछ दिनों बाद रानी परी का जन्मदिन आ जाता है और रानी परी मोहिनी के पास मेकअप करवाने आ जाती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी रानी परी के चेहरे पर मेकअप करती है, वैसे ही रानी परी के चेहरे पर आग लग जाती है और रानी परी का चेहरा जल जाता है। अरे मोहिनी, तूने ये क्या कर दिया? तेरा सत्यानाश हो। तूने मेरा चेहरा जला दिया। तुझे इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रानी परी जी, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। तूने मुझे चुड़ैल की तरह बदसूरत बना दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से मोहिनी परी के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देती है। लेकिन तब भी रानी परी को चैन नहीं आता और वो मोहिनी परी के घर को भी आग लगा देती है। चल अब यहाँ से निकल जा। आज के बाद परी देश में दिखाई भी मत दे जाना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रानी परी जी, मेरा विश्वास तो करिए, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जरूर किसी ने मेरे से बदला निकाला है। आप एक बार मानिए तो मेरी बात। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब आप मुझे परदेश से भी बाहर निकाल रही हो। मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त निकल जा यहाँ से। तभी रुचि परी भी वहाँ आ जाती है। रानी परी, ये मोहिनी परी बहुत ही लालची है। इसने जानबूझकर आपका चेहरा बिगाड़ा है। सही में आप बहुत बदसूरत लग रही हो। आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे ब्यूटी पार्लर चलिए। ऐसा कहकर रुचि परी रानी परी को अपने ब्यूटी पार्लर में ले जाती है और उसके चेहरे पर एक जादुई क्रीम लगाकर भूतिया राख का असर खत्म कर देती है, जिससे रानी परी पहले की तरह हो जाती है। अरे वाह रुचि, तुमने तो कमाल कर दिया। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। तुम आज से मेरा और बाकी परी देशवासियों का मेकअप करोगी और कोई भी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं खोलेगा। इस तरह से रुचि की चाल कामयाब हो जाती है और ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ पृथ्वी पर चली गई थी। वो पृथ्वी पर घूमे जा रही थी। बहुत देर घूमने के बाद उसको एक ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। वो उस ब्यूटी पार्लर में काम मांगने के लिए जाती है। वो पार्लर अंजू नाम की नागिन का था। मोहिनी परी मेकअप के लिए बहुत फेमस थी। अंजू मोहिनी को पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मोहिनी परी हो ना, जो परी देश में बहुत फेमस है। सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम अपनी बेटी के साथ क्यों भटक रही हो? उसके बाद मोहिनी अंजू को सारी बात बताती है। लगता है किसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने जादुई आईने की मदद से सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। उसके बाद अंजू अपने जादुई आईने की मदद से रुचि की सच्चाई का पता लगा लेती है। अरे ये तो रुचि परी है। परी देश में इसका भी एक ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, तो ये सब इसी का करा हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद अंजू अपने जादू से एक चिड़िया प्रकट करती है और रुचि परी के पार्लर में भेज देती है और वो चिड़िया सारे मेकअप के सामान में जादुई दवा मिला देती है। अगले दिन जब रुचि परी रानी परी का मेकअप करती है तो रानी परी का चेहरा जलकर पूरा काला पड़ जाता है। अरे ये क्या, मेरा चेहरा इतना काला कैसे पड़ गया? ये तूने क्या कर दिया? तभी वहाँ पर मोहिनी परी और अंजू पहुँच जाती है।
रानी परी, ये आपको मारकर परी देश की रानी बनना चाहती है, इसलिए इसने आपके मेकअप में जहर मिलाया है। मोहिनी, तू यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैं आपकी जान बचाने आई हूँ रानी परी जी। ये मेरी सहेली अंजू नागिन है। इसने अपनी शक्ति से रुचि के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसके बाद अंजू रानी परी को उस जादुई आईने की मदद से सब कुछ दिखा देती है। अब तो आपने सब कुछ देख ही लिया है रानी परी। अगर आप चाहो तो हम आपको फिर से खूबसूरत बना सकती हैं। हाँ हाँ, मुझे जल्दी से खूबसूरत बनाओ। मैं इस तरह अपने आप को नहीं देख सकती। उसके बाद अंजू और मोहिनी दोनों मिलकर रानी परी का मेकअप करती हैं और देखते ही देखते रानी परी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मुझे इस धोखेबाज से बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रानी परी रुचि को सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई छड़ी से एक बंदरिया का रूप दे देती हैं और एक पृथ्वी के जंगल पर छोड़ देती हैं और अंजू और मोहिनी को उपहार के रूप में एक बहुत अच्छा सा पार्लर खोल कर दे देती हैं। उस ब्यूटी पार्लर को देख अंजू और मोहिनी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस पार्लर को बहुत अच्छे से चलाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन परीलोक में ही व्यतीत करने लगती हैं। परी के जादुई सोने के गाउन का जादू। एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने एक रूपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तब से दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। सोनाली की माँ विमला दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसका सौतेला भाई गौतम भी उसी स्कूल में पढ़ता था। गौतम हमेशा सोनाली का मजाक उड़ाया करता था। अरे तुम्हें पता है, एक दिन इसकी माँ हमारे घर में मेरी माँ के गहने चुरा रही थी, इसलिए मेरे पिता ने इसकी माँ को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अरे जब इसकी माँ चोर है तो बेटी भी तो चोर ही होगी ना, इसलिए तुम सभी अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। ये सुनकर सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और गौतम को एक चांटा मारती है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। गौतम भी सोनाली को एक चांटा लगाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखो बच्चों, अपनी असलियत सुनते ही कैसे मिर्ची लग रही है इसे। सभी मिलकर एक साथ सोनाली को चोर चोर बोलने लगते हैं। चोर चोर सोनाली चोर। मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है। इतना कहकर सोनाली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा? वो गौतम का बच्चा आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता माँ। किसी दिन मैं उस गौतम का मुंह तोड़ दूंगी। नहीं बेटा, जो भी कुछ बोलता है उसे बोलने दो। उनके बोलने से हम ऐसे नहीं हो जाते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दिया करो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनना है ना, और मेरा नाम भी तो रोशन करना है ना बेटा। ठीक है, मैं अब से और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उसके बाद से गौतम सोनाली को रोज रोज चिढ़ाता था, लेकिन सोनाली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन सोनाली स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। सोनाली उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालती है। उस लड़की को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में ही चक्कर आ गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ जरूर, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। सोनाली उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। उस लड़की का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम इतने बड़े घर में रहती हो? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरा नाम आलिया है। तुमने मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद दोनों लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन था। आलिया सोनाली के घर जाती है। सोनाली, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। ठीक है आलिया, मैं शाम को आ जाऊंगी। फिर आलिया सोनाली को एक गाउन देती है। सोनाली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे जन्मदिन पर ये गाउन पहन कर आओ। सोनाली उस गाउन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को सोनाली वही गाउन पहनकर आलिया के घर जाती है।
आलिया ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और इतनी बड़ी पार्टी देखकर सोनाली हैरान रह जाती है। सुनो आलिया, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर तुम्हें वॉशरूम दिखाई देगा, जाओ होकर आओ। सोनाली वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन वो गलती से आलिया के कमरे में पहुँच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। इसके कमरे जितना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। तभी उसे आलिया का जादुई सोने का गाउन नजर आता है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है। ये तो सोने का लग रहा है, जरूर बहुत महंगा होगा। तभी आलिया वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं उठाया। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। अरे मैंने कब कहा कि तुमने कुछ उठाया है? मैं तो यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी। चलो जल्दी से नीचे आओ, पार्टी अब खत्म होने वाली है। आलिया सोनाली को नीचे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा आलिया, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, माँ मेरी राह देख रही होगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उस जादुई सोने के गाउन के बारे में सोच रही थी। एक दिन आलिया सोनाली से कहती है, सोनाली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ आलिया, बताओ। दरअसल कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मेरा डांस परफॉर्मेंस है। उस दिन मुझे घर पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या तुम मेरी जगह डांस कर सकती हो? क्या कहा? डांस? लेकिन डांस तो मुझे आता ही नहीं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें डांस मैं सिखाऊंगी। उसके बाद आलिया सोनाली को डांस सिखाने लगती है। बहुत जल्द सोनाली डांस सीख जाती है। अरे वाह सोनाली, तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस कर रही हो। अब तुम कल मेरी जगह उस पार्टी में डांस करना। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे पता है तुम्हें मेरा वो गाउन बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें वही गाउन दे दूंगी। तुम उस गाउन में बहुत खूबसूरत लगोगी। आलिया अपने कमरे से वो जादुई गाउन लेकर आती है और खुशी खुशी सोनाली को पकड़ा देती है। अगले दिन सोनाली वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनती ही वो आलिया का रूप ले लेती है। फिर वो पार्टी में जाती है और डांस परफॉर्मेंस करने लगती है। पार्टी में सभी लोग उसका डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनाली भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद सोनाली चेंजिंग रूम में जाती है। मैं जल्दी से इस गाउन को उतार देती हूँ, अगर माँ ने ये सब देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। फिर सोनाली उस गाउन को निकाल देती है। फिर जल्दबाजी में वो गाउन वहीं छोड़ जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। तभी अचानक सोनाली को गाउन के बारे में याद आता है। हे भगवान, मैं आलिया का वो सोने का गाउन वहीं पार्टी में ही छोड़ आई। कितना महंगा गाउन था उसका। मुझे जल्द से जल्द उसे लेकर आना होगा। सोनाली अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस उसी पार्टी में जाती है, लेकिन उसी वो गाउन कहीं भी नजर नहीं आता। हे भगवान, मैंने कितना महंगा गाउन खो दिया। अब मैं इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आऊंगी? सोनाली रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें 2 वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं मिलती। अब हम सोने का इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे क्या जरूरत थी बेटा वो गाउन पहनने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया को देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सोनाली आलिया को सारी बात बता देती है। तभी वहाँ पर वो गाउन अपने आप उड़कर आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। ये गाउन उड़ कैसे रहा है? गाउन अपने आप उड़ कैसे सकता है? तभी आलिया एक परी के रूप में बदल जाती है। सोनाली, मैं एक परी हूँ। पृथ्वी लोक पर अक्सर गरीबों की सहायता करने आती हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये मेरा जादुई सोने का गाउन है। इस गाउन की असली हकदार तुम ही हो। ये गाउन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर आलिया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सोनाली उस जादुई गाउन से एक बहुत ही प्यारा घर मांगती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन उसके सौतेले भाई गौतम को उसके जादुई सोने के गाउन के बारे में पता चल जाता है और वो चुपके से उस गाउन को चुरा लेता है। हे जादुई सोने के गाउन, मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे जल्दी से।
गौतम के इतना कहते ही गाउन से एक राक्षस प्रकट होता है और गौतम को पीटने लगता है। हा 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 हा। बता लड़के, कितनी धन दौलत चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और जादुई गाउन अपने आप उड़कर सोनाली के पास वापस चला जाता है। दोस्तों, ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता।